नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में आज सोमवार को उग्रवादियों के दो समूहों के बीच हुई गोलीबारी में कम से कम 13 लोग मारे गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों को अब तक 13 शव मिले हैं। मारे गए लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। राजस्थान में बीजेपी जीत गई है। अब लोगों की नजर इस बात पर अटकी हुई है कि सीएम फेस कौन होगा। सीएम की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, जोधपुर सीट पर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व आईएएस और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ साथ अलवर जिले के तिजारा सीट से विधायक बने बालकनाथ का नाम भी चल रहा है। बालकनाथ का नाम काफी उछाला जा रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए संसद परिसर में सोमवार को जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कैमरे पर बीजेपी सांसद बालकनाथ के साथ दिखाई दिए तो उन्होंने कहा, राजस्थान के सीएम बन रहे हैं ना। जब सांसद बालकनाथ से पूछा गया कि सीएम बनने के बाद वो पहला काम क्या करेंगे, तो जवाब में उन्होंने इस सवाल को हंसी में टाल दिया। हालांकि राजस्थान में चुनावी नतीजे आने के बाद भी पत्रकारों ने जब उनसे मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल किया था और पूछा था कि आपका नाम भी सीएम के रेस में लिया जा रहा है, इसके जवाब में उन्होंने कहा था, हमारा सब कुछ प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनकी देखरेख में चलेगा। उनकी देखरेख और विजन के साथ देश आगे बढ़ेगा। राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गहलोत को विधानसभा चुनावों में हार के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनका अनुभव, जादू और योजनाएं कांग्रेस को सत्ता में वापस नहीं ला सकी। उन्होंने गहलोत पर आलाकमान के साथ फरेब करने, ऊपर सही फीडबैक ना पहुंचने देने, किसी को विकल्प तक ना बनने देने जैसे आरोप भी लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि गहलोत बदलाव नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज के नतीजे तय थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को ये पहले बता चुका था, कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। उन्होंने कहा कि मैं नतीजों से आहत जरूर हूं, लेकिन अचंभित नहीं। कांग्रेस राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की शिकस्त है। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को एक अहम बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस ने ही इस बैठक को बुलाया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक का हिस्सा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं बनने वाली हैं। तर्क दिया गया है कि पहले से उन्हें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई और उनके दूसरे कार्यक्रम पहले से तय चल रहे हैं। फिर सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी हार के बाद विपक्षी कुनबा बिखर जाएगा। बता दें, कांग्रेस की हार के बाद गठबंधन में एक बार फिर लीडरशिप को लेकर बड़ा हंगामा होने लगा है। जदयू नीतीश कुमार का नाम जोर शोर से उठा रही है, वहीं बाकी पार्टियां भी कांग्रेस से कुछ खास खुश नहीं है। बता दें, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतर गए थे। अब देखना होगा कि 2024 के लिए विपक्षी कुनबा एक कैसे होता है और सीट शेयरिंग को लेकर क्या हंगामा होने जा रहा है। रविवार को 3 मुख्य राज्यों में बीजेपी की जीत का असर सीधे अडानी ग्रुप पर दिखने लगा है। रविवार को बीजेपी जीती और सोमवार को इसका जश्न शेयर मार्केट में देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी ने जहां रिकॉर्ड लेवल को छुआ, जबकि अडानी ग्रुप के स्टॉक भी सोमवार को कारोबारी सत्र में 3 से 10% तक बढ़े। सोमवार को हुई बढ़ोतरी के बाद अडानी ग्रुप की ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ग्रे अडानी ग्रुप के लिए यह मार्केट कैप एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं मार्केट विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से एक बार फिर 2024 में बीजेपी की सत्ता में लौटने की उम्मीदों को मजबूती मिली है, जिसके चलते निवेशकों में उत्साह देखा गया। मिजोरम में विपक्षी गठबंधन जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 27 सीटें जीतकर राज्य में बहुमत हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री जोरामथंगा अपनी सीट पर चुनाव हार गए हैं। आइजोल ईस्ट 1 से जेडपीएम के लालथन सांगा 2000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत गए हैं। जेडपीएम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 40 में से 27 सीटें जीती हैं। वहीं जोरामथंगा के मिजो एमएनएफ ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है और भाजपा ने 2 सीटें जीती हैं। वहीं शाम को मौजूदा सीएम जोरामथंगा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब सबकी निगाहें 5 राज्यों यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में मुख्यमंत्री पद के चेहरों की घोषणा पर टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ये लड़ाई लंबी है। उन्होंने कहा कि हम लोग निराश नहीं हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के नतीजे आते हैं।
जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, वहां अगर बीजेपी 5 लाख वोटों से अगर जीतती है, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिनकी उम्मीद टूटी है। ये राजनीति में नतीजे आए हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी रहेगी वो उन्हें स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी है, इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को बीजेपी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी होगी, बहुत अनुशासन में रहकर उन चीज़ों का मुकाबला करना होगा जिस रणनीति के तहत बीजेपी इतना बहुमत पा रही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में नतीजे दूसरे होंगे। हैदराबाद में सोमवार 4 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रभारी डीके शिवकुमार ने बताया कि तेलंगाना के विधायकों ने आम सहमति से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने की जिम्मेदारी छोड़ दी है। विधायकों ने तमाम नामों पर विचार के बाद आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया। तेलंगाना प्रभारी डीके शिवकुमार के अलावा कांग्रेस नेता अजय कुमार पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सोमवार सुबह ही पहुंच गए थे। बता दें, रेवंत रेड्डी सबसे आगे हैं, लेकिन पार्टी के सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने भी शीर्ष पद के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट कर दी हैं। सूत्रों ने कहा कि एक सुझाव ये है कि पार्टी को कर्नाटक का रास्ता अपनाना चाहिए, जहां एक नेता को मुख्यमंत्री पद मिलेगा, वहीं दूसरे को राज्य का डिप्टी सीएम नियुक्त किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। सोमवार को राज्यसभा में प्रस्ताव पास कर निलंबन वापस ले लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर राघव चड्ढा ने कहा, 11 अगस्त 2023 को मुझे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था, यानी कि भारत की संसद से निलंबित कर दिया गया था। अपने सस्पेंशन को समाप्त करने के लिए और फिर से संसद के अंदर जाकर अपनी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अपने निलंबन के संदर्भ में एक याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि एक तरफा परिणाम की वजह से सभी लोगों के मन शक पैदा होना स्वाभाविक है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के आए नतीजे एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित होना, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग और कांटे का संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु नतीजे उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यमय मामला है जिस पर गंभीर चिंतन या उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आए चुनावी नतीजों के हवाले से संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाएं उस पर गहन चर्चा हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो ये विपक्ष में बैठे हुए साथियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय से सीख कर पिछले 9 सालों में चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़कर इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनकी तरफ देखने को दृष्टिकोण बदलेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।